खानाबदोश क्लास 11 अंतरा का चैप्टर नंबर नहीं पता, आई गेस 6 होगा, 5th या 6th। अब नई बुकें भी हुई है ना तो चेंज हो गया, 6th। लेखक का परिचय, अब देखो नाम ही है उनका ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ये तब की बात है जब हिंदुस्तान में कास्टिज्म बहुत ज्यादा था। कास्ट सिस्टम आपने हिस्ट्रीज वगैरह पढ़ा होगा ना। तो बोलता है जीवन परिचय, प्रसिद्ध दलित लेखक, उन्होंने जानबूझ के अपने नाम में क्या लिखवाया, प्रसिद्ध दलित लेखक। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म सन 1950 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बरला नामक जगह पर हुआ। ठीक है ना, बरला नामक जगह है मुजफ्फरनगर में, यूपी में, वहां पर हुआ। अपने अध्ययन काल में ही उन्हें सामाजिक और मानसिक के साथ साथ आर्थिक कष्टों को भी झेलना पड़ा। सामाजिक तो है ही भाई, दलित है, छोटी जात है, कास्टिसिज्म था, सामाजिक तो झेलना पड़ेगा। जैसे B.R. अम्बेडकर वाली जो मूवीज वगैरह बनाई उनमें हमने देखा ना, सामाजिक तो झेलना पड़ेगा। मानसिक, क्योंकि उसी वजह से क्या होता है, दिमाग के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ता है भाई, डेली डेली तुम्हारे साथ समाज में सेम चीजें हो रही हैं, तुम्हें बैठने नहीं दिया जा रहा, तुम्हें पानी नहीं पिलाया जा रहा उस गिलास से जिससे तुम पी रहे हो। आजकल वो चीजें खत्म हो गई। और आर्थिक यानी है कि पैसे वैसे भी नहीं होंगे शायद उनके पास, तो आर्थिक कष्ट भी रहे होंगे। इन कष्टों से जूझते हुए उन्होंने हिंदी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण की। वहां पर उन्होंने क्या करा, डिग्री हासिल कर, किसमें, हिंदी में, इसलिए हिंदी में ही है कभी। और उस टाइम पर हिंदी पढ़ना भी बहुत टफ, हिंदी ही नहीं पढ़नी जाती थी लोग। आज के पढ़ते क्या थे, कम लोग स्कूल ही नहीं जाते थे, जो जाते थे वो भी बहुत रेयर जाते थे, बहुत रेयर जाते थे। फिर इतने तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, ट्यूशंस वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने महाराष्ट्र के विशेष लेखकों के संपर्क में आने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का खूब अध्ययन एवं चिंतन मनन किया। अब ये बताओ, उन्होंने वाल्मीकि होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही चीजों का अध्ययन क्यों करा? क्योंकि जब तुमने एक मूवी पढ़ी है, वो मूवी देखिए, सॉरी, वो एक बुक के ऊपर है, बरेली की बर्फी। कभी देखना, स्टार्टिंग का थोड़ा सा सीन देखना, मुश्किल से मेरे ख्याल से 10-15 मिनट तक, जब वो लड़की भागती है। तो होता ये, वो लड़की घर छोड़ के भाग रही होती है और आयुष्मान खुराना एक ऐसी ही किताब लिख देता है। वो उस लड़की को नहीं जानता जो भाग रही है, जो हीरोइन दिखाई है, वो उसे नहीं जानता। आयुष्मान खुराना सिर्फ एक बुक लिखता है और उस बुक में जो जो चीजें लिखी होती है वो उस लड़की की पूरी लाइफ होती है। उसका नेचर, उसका हंसना, उसका घूमना, उसको चीजें जो पसंद होती हैं, सब चीज। तो वो कहती है कि ये लेखक कौन है जिन्होंने मेरे बारे में बिल्कुल ऐसा लिख दिया है कि जैसे मुझे जानते हो। तो राजकुमार जो होते हैं, राजकुमार राव है ना, मेरा इंतकाम देखिए वाले वीडियो वाले, ठीक है ना, तो वो भी है उस मूवी में। आप कभी देखना, छोटे छोटे से सीन्स आप उसके देखोगे, मूवी काफी अच्छी है। तो सेम चीज यहाँ पर है कि भीमराव अंबेडकर की और उनकी या उनके जैसे जितने भी लोग थे जिनके साथ ये पार्शलिटी हो रही थी, उनकी लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्टिव थी, इफेक्ट हो रही थी इन चीजों से। और इसी वजह से उन्हें उनकी चीजों का अध्ययन करके लगा कि ये तो हमारे लिए है, ये चीजें किसके लिए, हमारे लिए है, मेरे लिए है, मेरे ऊपर भी बीती है। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लो जो आपको पसंद हो। ऐसा मान लेते हैं कि जो तुम्हारे दोस्त होते हैं वो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे ही जैसे क्यों होते हैं ज्यादातर? आप जैसे होंगे ना, आपके दोस्त सेम टू सेम आप जैसे ही होंगे, क्योंकि सेम चीजें ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अपोजिट तो अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, अपोजिट हो मैग्नेट के लिए फंडा। ठीक है, हिंदी में विशेष साहित्य को विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, काफी साहित्य विकसित करे उन्हें उनकी आत्मकथा झूठन, झूठन नाम क्यों रखा उन्होंने आत्मकथा का, ये बताओ। आप चीजें समझ रहे हो? आप नहीं हाँ, उस तरीके से ना फोर्सफुली बोला जाता था। अगर मैंने कई सारी वैसी एक मूवीज देखी है पुरानी, अगर तुमने भी देखी है तो वेल एंड गुड, और नहीं देखी तो 2-3 मूवीज ऐसी हैं
जिनमें आपको चाय वगैरह या पानी भी पिलाया जाता था तो आपको गिलास दूर रख के दे दिया जाता था और वो गिलास वहीं रहता था घर से बाहर कि ये तुम लोगों का गिलास है। दैट इज कॉल्ड झूठन। कि वो अपना झूठा खाना या अपने बचे हुए कपड़े ये सब चीजें उन्हें दिया करते थे कि तुम ये पहन। एक पिक्चर के सीन में ना एक आदमी है ना, वो थोड़े गरीब परिवार से या वो चमार वगैरह जो थे उससे रिलेट करता है। जैसे सबके लिए चाय आती है ना तो सबके गिलास सेम होते हैं पर उसके लिए अलग कप आता है। तो ये कहीं ना कहीं समझ रहे हो, यहाँ आप उनके जो एक बंदा है ना जिसने स्टोरी लिखी है या जिसने अपने बारे में ये लिखा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमेशा ये चीज पता होनी चाहिए कि उस बंदे ने कितने दुख दर्द झेले हुए है ना। झूठन के कारण हिंदी साहित्य में विशेष पहचान मिली। अब उन्होंने चीज भी ऐसी लिखी क्योंकि वो उस टाइम पर सबसे ज्यादा हो रही थी, वो चीज उस टाइम पर सबसे ज्यादा हो रही थी। अगर यही कोई लेडी होती और महिलाओं के अधिकारों के लिए बात कर रही होती तो भी इनकी पहचान बढ़ती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहे थे और कोई लेडी आप जैसी कोई जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ी और उसने जाने के बाद महिलाओं के सम्मान के लिए या उनके अधिकारों के लिए लड़ाई करी तो भैया उन्हें तो योगदान मिलना ही मिलना है और उन्हें पहचान भी मिलनी है और उन्हें सम्मान भी मिलना है। तो इसलिए उन्हें ये चीजें ज्यादा मिली। सन 1993 में वाल्मीकि जी को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से तथा सन 1995 में परिवेश पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका। अब देखो कितनी बड़ी बात है। जो बंदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देख लेते हैं, जो बंदा अपनी पूरी कम्युनिटी को आगे लेके जा रहा है उस बंदे का ऑनर अवार्ड उसी की कम्युनिटी के किसी बंदे को मिल रहा है और वो भी हिंदी में साहित्य पुरस्कार के रूप में। मतलब उसने भी कोई ना कोई ऐसा अचीवमेंट वाला काम करा है कि जो उनका लीडर है जिसे वो लीडर मानते हैं उसके नाम का अवार्ड उसे मिल रहा है। समझ रहे हो ना? जैसे तुम ऐसा मान लेते हैं कि आपको क्रिकेट पसंद है, ऐसा सबके लिए नहीं है, ऐसी कॉमन सेंस ऐसे मान लिया हाइपोथेटिकल, आपको क्रिकेट पसंद है और आपको क्रिकेट में जो है कोई भी एक प्लेयर पसंद है एक्स, और उसी के नाम पर कोई मान लो आने वाले टाइम में जब वो रिटायर कर गए और आप क्रिकेटर बने तब वो अवार्ड बना और आपको वो अवार्ड मिल रहा है, तो इट विल बी ऑनर फॉर यू। ये तुम्हारे लिए ऑनरेबल है कि मेरे को वो अवार्ड मिला जिस क्रिकेटर को या जिसको मैं ज्यादा पसंद करता था। समझ लो। वर्तमान में वे देहरादून की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। अब हुआ ये कि जो वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री रही होगी, अब इस बारे में तो इतना डिटेल नहीं पता है, वहां पर वो काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि अधिकारी के पद पर आप तभी काम कर सकते हो दैट यू आर लिटरेट, आप पढ़े लिखे एजुकेट हुआ है ना। रचनाएं जो है उनकी, वाल्मीकि ने अपनी रचनाओं में मुख्यत मतलब मेनली किस चीज पर फोकस करा, सॉरी मेनली किस चीज पर फोकस करा? पहला है जातीय अपमान, कि जातियों का अपमान और असहाय के उत्पीड़न को आधार बनाया है। यानी एक तो तुम जातीय अपमान कर ही रहे हो और उनमें भी कोई बंदा असहाय मतलब उसका सहारा भी नहीं है, जो कमजोर भी है, गरीब भी है, आर्थिक रूप से भी गरीब है, उसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। इट मीन्स कि वो डबल मार खेल रहा है कि आप गरीब भी हो और आप मतलब उस जमाने में, आज के तो नहीं, आजकल तो ये चीजें खत्म हो गई, बहुत बढ़िया हुआ है, आप गरीब भी हो और आप नीची जाति के भी हो तो आपके ऊपर क्या है, डबल मार पड़ रही है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया कि एक असहाय की पीड़ा को असहाय ही बेहतर ढंग से समझ सके। मैंने तो बताया ना कि सेम दर्द को महसूस करने वाला बंदा ही जाके उस चीज को ठीक कर सकता है। तो कह रहे ना, असहाय की पीड़ा को एक असहाय, अगर तुम्हारे पास आज पैसे नहीं है ना और तुम्हें बहुत भूख लगी, तुम बड़े परेशान, भूख लग रही है, शिफा कुछ खिला दे, नहीं है, प्रीति कुछ खिला दे, नहीं है, कोमल तू कुछ खिला दे, नहीं मिल रहा, और फिर किसी एक बंदे ने आपकी फॉर एग्जांपल छोटी सी मदद कर दी, 10-20-50 रुपए दे दिया, आपने खा लिया। अब सेम सिचुएशन में कोई बंदा है, भले ही वो झूठ बोल रहा है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सच है या नहीं है, सच है तो 100% ही है, झूठ भी बोल रहा है ना, उसने आके कहा 3 दिन से कुछ, तुम्हें अपना याद आ जाएगा मैंने भी नहीं खाया तो मैं कितनी परेशान थी, देख भाई मेरे पास 50 रुपए है, उसमें से 20 तुझे दे। सो एक असहाय बंदा, यानी जो बंदा उस चीज को एक्चुअली में जी रहा है ना, फील कर रहा है, वो बंदा उस चीज के बारे में ज्यादा अच्छे से लिखेगा और उसकी अभिव्यक्त कर सकता है। उसी बंदे को अभिव्यक्त करना ज्यादा अच्छे से आएगा। अभिव्यक्त मतलब अभी मुझ पर व्यक्त, मैं अपनी ही व्यक्तता बता रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कविता संग्रह में सदियों का संताप,
सदियों का संताप मतलब सदियां लगे। मैंने पढ़ी नहीं है, मैं ऐसे ही बस खाली नाम से अंदाजा लगा। हो सकता है वो जाति को या भेदभाव को खत्म होने में सदियां लग गई, शायद हो सकता है इस चीज के लिए हो। ठीक है ना। कहानी में उन्होंने सलाम, आत्मकथा में झूठन, इनके अतिरिक्त उन्होंने आलोचनात्मक लेख भी लिखे। आलोचनात्मक होते हैं जिसमें आप आलोचना करते हैं, जैसे सरकार की आलोचना करते हैं, ये काम नहीं करती ढंग से, गड्ढे हो रहे हैं, पानी भर रहा है, बिजली, दैट इज आलोचना। समझ रहे ना। भाषा शैली, प्रस्तुत पाठ में लेखन अत्यंत सहज और साधारण बोलचाल की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है। आप कभी इंग्लिश में भी, अब तो नहीं, जब भी आप पढ़ लिख के बड़े हो जाओगे और कभी तुम्हारा मन करेगा कि तुम कोई चीज़ ऐसी लिखोगे या थीसिस वगैरह लिखोगे, तो ऐसी भाषा में या इंग्लिश में भी लिखोगे, हिंदी में भी लिखोगे, तो वो वर्ड यूज़ करना बेटे जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। क्योंकि तुम अगर बहुत खतरनाक वर्ड यूज़ कर दोगे तो आधे बंदों को तो समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो आप। इंग्लिश का वो भारी वर्ड डाल दो, बंदा है भैया क्या लिखा है। अब मैं एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं बैंक गया, अब उसमें लिखा था स्पाउस। अब स्पाउस, उसके नीचे क्या लिखा है, अर्धांगिनी। अब दोनों ही इतने मुश्किल वर्ड है कि जो आदमी कम पढ़ा लिखा है, वाइफ। अब वाइफ लिख दो तो कोई बुरी बात है, पत्नी लिख दो तो कोई बुरी बात है। पत्नी हर बंदा एक नॉर्मली पढ़ नहीं सकता, तो एटलीस्ट पढ़ के सुन के समझ तो सकता है। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी पता नहीं भैया होता होगा कुछ। अब क्या लिखे आदमी उसमें, तो अर्धांगिनी के बारे में पता भी तो नहीं है ना, उस वर्ड को इतना डीपली उन्होंने हिंदी में पढ़ा भी तो नहीं है ना। अरे कानूनी भाषा में तो ऐसे लिखा जाता है ना। लिखा तो ना, भारत गणराज्य रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक होता है ना, तो भारत गणराज्य। अब वो रिपब्लिक की एक्चुअली हिंदी गणराज्य है, लेकिन तो उसे नॉर्मल भाषा में लिखो, आपातकालीन द्वार। अब आदमी पढ़ ही नहीं पा रहा, आपातकालीन क्या लिख रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा उसको। नॉर्मल लिख दो भैया, इमरजेंसी में यहाँ से बचना है, और एक बच्चे को भी समझ में आ जाएगी बात। ठीक है। उनकी भाषा अत्यंत तथ्यपरक मतलब जो भी वो बात बोलते थे वो तथ्य पर होती थी, फैक्टेबल होती थी। जो भी उन्होंने बात बोली वो फैक्ट होगी, सच होगी। सच नहीं होगी तो एटलीस्ट उस बात में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से लिंक होगा सच्चाई का। ये मैंने यहाँ से उठाई। अवगमी भाषा में व्यंग को गहरा पट भी स्पष्ट झलकता है। अब वो कहते हैं कि भाषा में थोड़ा व्यंग जो है ज्यादा गहरा है। व्यंग कैसे बताऊं, अगर आप तो अभी 10th से जाए ना, आपने पढ़ा होगा, उसमें एक चैप्टर है 10th क्लास में, कैप्टन करके, उसमें एक बंदा है नेताजी का चश्मा नाम से। तो उसमें एक पान वाला होता है, वो व्यंगात्मक रूप से ना कैप्टन को कैप्टन बोलता है, या वो एक सेंटेंस बोलता है, वो सेंटेंस अच्छा नहीं लगता मुझे बोलना, कहता है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसमें एक हवलदार साहब होते हैं, वो हवलदार साहब आके पूछते हैं कैप्टन का नाम कैप्टन क्यों है, तो वो क्या वो फौज में, भाई कैप्टन नाम है तो हमारे दिमाग में वो चीज आ रही है किसी चीज का कैप्टन होगा, बट उसका नाम कैप्टन होता है। तो वो पान वाला उसे व्यंगात्मक रूप में बोलता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, तो वो व्यंग हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात। व्यंग पर गहरा पुट भी स्पष्ट झलकता है। लेखक ने कहीं कहीं आत्मिक क्या लिखा है, दुष्वंशिता, अवसाद, आक्रोश, अवचेतन जैसे तत्सम शब्दों के साथ पाथना, गमक, बाट, हाड़, गोड़, खसम, पछड़ी जैसे देशज शब्दों का भी प्रयोग करा। ये जिस जगह पर आप रहते हो ना, उन्होंने वहां की भाषा शैली को जोड़ के ये चीजें लिखी, और इसलिए लिखी होगी जहां तक मेरा ख्याल है, ये मेरे को सच्चा नहीं पता कि ये चीज ऐसी है कि नहीं है। उन्हें ये लगता होगा, देखो ज्यादातर लोग जो है इन्हीं आम बोलचाल वाली भाषा को जानते हैं। अब तुम दरवाजे को दरवाजा बोलते हो, कॉमन सेंस वाली बात है, छोटे बच्चे बोल बेटे दरवाजा बंद कर दो, कर देगा, बेटे पट बंद कर दो, पट। अब पट भी उसका एक पर्यायवाची है, बट हर किसी हमें ही नहीं समझ में आएगा, पहले हम ही समझना है, फिर उसके बाद किसी बच्चे को समझाएंगे, किसी सामने वाले को समझाएंगे, तो हम इस तरीके की चीजें नहीं। अब किसी का आंखों में दर्द हो रहा हो, डॉक्टर जाएगा, सर आंखों में दर्द हो रहा है, जलन में चलिए, क्या हो गया, नेत्रों में ज्वलन, कहते भाई बाहर निकलेंगे, किसी और डॉक्टर को दिखा, आयुर्वेद को दिखा, तो थोड़ी आम भाषा का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है ना। अब बोलते हैं जैसे मुआयना, औकात, माहौल, दफ्तर, ड्यूटी, अर्दली हैं, डंपअप, ट्रांजिस्टर, शिद्दत आदि। लेखक की भाषा शैली में राजस्थानी का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने लिखा होगा कुछ वर्ड्स उन्होंने राजस्थानी भी यूज करे होंगे, जैसे खड़ी कंबा या इस तरीके की चीजें। अच्छा, राजस्थान और यूपी में एक चीज कॉमन थी, ये पता था ना, ये जो क्या कह सकते हैं आप, कास्ट सिस्टम तो था ही था, और लड़कियों को भी मार दिया करते थे वहां पर।
है ना। तो ये राजस्थान और यूपी में भी था, तो कहीं ना कहीं ये चीजें लिंक कर रही हैं। ठीक है बच्चे। जैसे जिससे भट्टे का वातावरण सजीव हो उठता, जैसे यह भट्टा मालिक का है, हम ईंट उनके लिए बनाते हैं, हम तो मजदूर हैं, इन ईंटों पर अपना कोई हक ना। तो ऐसी कुछ चीजें जैसे उन्होंने लिखी है कि ये भट्टा, भट्टा यानी जो फैक्ट्री है, दैट फैक्ट्री किसके लिए है? ये फैक्ट्री तो हम जिसको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं उसकी है। हम तो यहाँ क्या है, वी आर इधर नौकर, मजदूर है ना, हम तो यहाँ काम कर रहे हैं। क्या हमें पैसा मिलेगा, हम काम करेंगे, देन हमारा घर का काम चलेगा। लेखक ने मुहावरों लोकोक्तियों के प्रयोग से इस कहानी में सरसता एवं व्यंग उत्पन्न कर दिया है। मानो जब अपना पक्का मकान बनाने के लिए कहती है तो सुकिया उत्तर देती है, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपए में ना बनता। बनता इज अ वर्ड फ्रॉम राजस्थान, बनता इज फ्रॉम हिंदी, बनता है ना, बनता इज फ्रॉम राजस्थान। इतने छेर से नोट लगे, आगे ना राजस्थानी, इतने छेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा चले हाथी। हाँ ये बहुत वो बात है कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं एंड यू आर गोइंग फॉर परचेजिंग एलिफेंट। आप क्या खरीदने, आप हाथी खरीदने। हाथी मतलब आप वो महंगा सामान खरीदने जा रहे हो जो तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, आप अपनी औकात से बहुत ज्यादा महंगा सामान खरीद लो, हाथी ले आए। अब हाथी को फ्री में थोड़ी पलता है, खाना खाता नहीं खाता, उसके लिए महावत भी रखना। तो वही बोल रही है, गांठ में नहीं है पैसा चले हाथी खरीदने, अन्यथा भी चर्बी चढ़ जाना, पोर पोर टूटना, पचड़े में पड़ना आदि मुहावरों का सटीक प्रयोग। चर्बी चढ़ना भी कहते हैं, पैसा आता जा में ज्यादा चर्बी आ गई तेरे को, तुझे ज्यादा रोटियां लग रही हैं। मतलब हर जगहों का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है ना। कहीं कहीं चित्रात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं, जैसे भट्टे की चिमनी धुआं उगलने लगी ही, यह धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ जाता था। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटमैले रंग का ये भट्टा एक धब्बे जैसा दिखाई देता। वो तो है, किसी का अगर चेहरा बहुत गोरा है और उसके चेहरे पे एक दाग है, तो मतलब बंदा उसके गोरे चेहरे को नहीं देखेगा कि इतना एरिया पोर्शन गोरा है, यार ये दाग की। सो इट मीन्स कि इतने सारे खेतों में एक भट्टी अगर लगी हुई, और भट्टी ना काली हो जाती है क्योंकि वो हीट वगैरह ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो वो कहते हैं कि वो धब्बे की तरह लग रही है। ठीक है। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में लेखक की भाषा शैली व्यवहारिक और भावनाकुल, भावनाकुल मतलब वो एक्चुअली में लिंक करना चाह रहा है जो चीज को वो समझाना चाह रहा है, भावना, उसकी भावनात्मक रचना। लेखक के मुख्य रूप से वर्णनात्मक, वर्णन करना, समझाना, चित्रात्मक, चित्र का अगर दर्शन हो जाए तो वेल एंड गुड, वो चीजें तो बहुत अच्छी होती है अगर तुम्हें चित्रात्मक मिल जाए। चित्रात्मक मतलब आपको पिक्चर भी देखने को मिल रही है एंड यू आर, मतलब आप पढ़ भी पा रहे हो उसको, ऑडियो विजुअल है तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है ना। खानाबदोश कहानी में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्रित किया है उन्होंने, कि जो लोग मजदूर हैं वो किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सुपर 30 देखी किसी ने, उसमें एक छोटा सा सीन है, वो गांव में भट्टी में ही काम कर रहे होते हैं, है ना, और जो उनका मालिक होता है वो कार में बैठा होता है। जब वो कहता है कि मुझे सुबह पढ़ने जाना है IIT के लिए, तो कहता है कल से काम पे आ जाना। तुमने बिहार से बाहर का तो एरिया देखा नहीं, तुम दूसरे ग्रह की क्या बात कर रहे हो। तो कितने पिछड़ा दिखाया होता है उसने, ठीक है ना। इस तरीके से मजदूर वर्ग यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीवन जीना चाहता है तो समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। समझ में आ रही बात। तो विलन्स आर नेवर बोर्न, विलन्स पैदा नहीं होता, कोई माँ के पेट से बुरा बन के नहीं पैदा होता, बुरा तुम उसे बना रहे हो। वो अब यही बात तो बोल रहे हैं ना वो, कि जो ताकतवर और समृद्ध परिवार है ना, ये जो लोग हैं जो समृद्ध और ताकतवर, पैसे के जो कह सकते हैं अहंकार में आ गए, वो वाले लोग जो है उन्हें क्या बना रहे, बुरा बना रहे। ठीक है ना। कई मूवीज में भी तो दिखाया गया इस तरीके से, है ना। मजदूर वर्ग समाज की जातिवादी मानसिकता से उबर नहीं पाया है। कहानी में ईंट के भट्टे पर काम करने वाले मजदूर अपनी जमीन से उखड़कर मजदूरी करने के लिए वहां आते हैं। अरे हाँ, वो मतलब जमीन से उखड़ कर का इन द सेंस मतलब ये नहीं, जमीन से उखड़ कर मतलब मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू गुड़गांव काम करने के लिए, सो मैं अपना एरिया छोड़ के देख रहा हूँ आप कितनी दूर जा रहा हूँ काम करने के लिए, तो जमीन से उखड़कर आप वहां जा रहे हैं, देन आप डेली ट्रैवल कर रहे हैं। और तरह तरह के शोषण
चक्रों में फंस जाते हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बता सकता हूँ तो तुम जय भीम मूवी देख लो, वो बेस्ट है। वो इस पूरी की पूरी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा वर्णन उस मूवी के अंदर, पूरी मूवी का रस है, इस पूरे चैप्टर का सॉरी रस है वो मूवी, और बहुत अच्छी मूवी जय भीम। होता नहीं उनके साथ कितना बुरा, मतलब मजा उसमें ये है कि वो इतने बेचारे गरीब और पिछड़े परिवार से होते हैं कि उनको मार ही दिया जाता है, पुलिस वाले उन्हें मार ही देते हैं, फिर एक्सीडेंट दिखाते ट्रक मार के। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, मतलब एकदम इमोशन ऐसे जाग जाते हैं कि हम कुछ कर देंगे अंदर जाके। लेकिन उसमें जो समृद्ध और ताकतवर परिवार दिखाए हैं उनमें ये भी दिखाया गया है कि सारे समृद्ध और ताकतवर परिवार ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो बंदा होता है पढ़ा लिखा और वकील होता है, उसको फीस नहीं मिलनी होती, जबकि उनसे वो इतने गरीब होते हैं उन्हें फीस भी नहीं मिलनी होती, लेकिन फिर भी वो उनके लिए लड़ता है। वो लड़की जो गांव में टीचिंग सिखाती है, तो कभी कभार क्या होता है, वो अच्छे लोग भी समाज में पैदा हैं, वो अच्छे लोग भी समाज में चल रहे हैं कि हम लोग भी हैं यहाँ पर, अगर ऐसे लोग हैं बुरे तो हम लोग अच्छे लोग भी हैं, ठीक है ना। सुखिया और मानो असगर ठेकेदार के साथ तरक्की की आस लेकर गांव छोड़ने ईंट के भट्टे पर काम करने आए थे। भट्टे पर सबसे कठिन काम मोरी पर काम करना होता था। अब ये तो नहीं पता कि क्या होता है, ठीक है ना। वहां ईंटें पकाने के लिए कोयला, बुरादा, लकड़ी और गन्ने की बाली को मोरियों के अंदर डालना होता है। असगर ठेकेदार ने सुखियों और मानो के एक सप्ताह के काम से खुश होकर उन्हें सांचे पर ईंट पाथने, वो होता ना ढांचे में डालना ताकि वो ईंट बन जाए मूल। ओ कई आजकल वीडियो भी नहीं आती इंस्टा पे, एक छोटा सा बच्चा ईंट सीधी कर रहा होता है ना। ईंट पाथने का काम दे दिया था। भट्टे पर दिन तो गहमा गहमी वाला होता है, गर्मी वाला, ठीक है ना, बैठ जा 2 मिनट की बात। लेकिन रात होते ही भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता है, यानी उसे बंद कर दिया जाता है। मानो भट्टे की जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई, परंतु सुखिया की दलीलों के आगे दयुक जाती थी कि गांव में जाकर फिर से नर्क की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। यदि तरक्की करनी है तो शहर में ही रहना पड़ेगा। अच्छा देखो, शहर में एक बेनिफिट और है, थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ। शहर में कोई किसी को नहीं जानता, आप और आपके ऊपर वाले फ्लोर में कौन रहता है इतना, अगर यहाँ रह रहे हो तो आपको पता है, लेकिन आप बहुत बड़े अगर सोसाइटी में रह रहे हो आप नहीं जानते किसी को कौन क्या है, कौन लोअर क्लास है, हाई क्लास है, कोई अमीर है, गरीब है, नहीं पता, ठीक है ना। तो यही है कि गांव में रहोगे तो आपको गांव में आपकी पुश्तों के बारे में पता होगा। पहले महीने ही सुखिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे, जिन्हें देखकर मानो भी खुश थी। मानो इज अ नेम, ठीक है ना, मानो इज अ नेम। उन दोनों ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए अधिक काम करना शुरू कर दिया, यही उनके पास एक रास्ता बचता है। उनके साथ एक छोटी उम्र का लड़का जसदेव भी काम करता था। एक दिन भट्टे के मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया। सूबे सिंह के भट्टे पर आने से भट्टे का माहौल बदल गया। उसके सामने असगर सिंह भी भीगी बिल्ली बन जाता था, यानी डरता होगा उससे, ठीक है ना। भट्टे पर काम करने वाली किसनी को सूबे सिंह ने अपने जाल में फंसा लिया। वहाँ कोई लेडी काम करती है किसनी नाम की, उनको सूबे सिंह जो है अपने जाल में फंसाते हैं। किसनी उसके साथ शहर में भी कई दिन के लिए चली जाती थी। बस आगे आप समझदार हो सब, ठीक है ना। उसका पति महेश मन मार कर रह जाता था। अच्छा, मैरिड भी है, ठीक है। असगर ठेकेदार ने उन्हें शराब की लत लगा दी थी, और ये तो होता है, ये होता है, लेडी को, हाँ लेडी। किसनी के हालात बदल गए थे। अब उसके पास ट्रांजिस्टर तथा अच्छे अच्छे कपड़े आ गए थे, ठीक है ना। भट्टे में पकी लाल ईंटों को देखकर मानो नाम है, मानो नहीं है, ठीक है ना, हर बार ये मेंशन कर रहा हूँ। मानो अपना पक्का घर बनाने का सपना देखने लगी। अब सोचो, जो ईंटें बना रही है और उसके पास खुद का घर ना हो। जय भीम में भी तो वो ईंटें बनाने का काम करती है ना, और आपके पास खुद का घर नहीं है, ये बहुत ज्यादा टफेस्ट सिचुएशन है, ठीक है ना। आप डॉक्टर और खुद का इलाज नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसने सुखिया से पूछा कि एक घर बनाने में कितनी ईंटें लगती हैं। तरक्की वाली बात सोच के चल रही है हर चीज को। सुखिया ने कहा ईंटों के अलावा लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत आदि सामान भी लगता है। यह सुनकर मानो बेचैन हो गई। उसे तो अभी तक क्या लगता था कि घर किससे बनता है, ईंटों से, बट ईंटें ही नहीं, और बहुत सारी, और आज के घर तो भूल ही जाओ, मतलब और बहुत सारी चीजें आपको मतलब चाहिए, रिक्वायरमेंट है। उसके दिमाग में ईंटों का लाल रंग सा छा गया, एकदम से वो थोड़ा परेशान सी हो गई। वह सुखिया से अपने घर के लिए ईंटें बनाने को कहती है, तो सुखिया उसे समझाता है ये ईंटें तो भट्टे के मालिक की हैं, इन पर हमारा हक नहीं। बंदा ईमानदार है,
वरना इतनी देर में ईंटें गायब भी हो जाती हैं, ठीक है ना। अब मानो और सुखिया का एक ही लक्ष्य था कि पैसे इकट्ठे कर कर अपने लिए पक्की ईंटों का घर बनाना, इसलिए वे पहले अधिक मेहनत करने लगते और जवानी में क्या करते, ज्यादा मेहनत करते। एक दिन सूबे सिंह ने अपने दफ्तर में मानो को बुलवाया था। सुखिया और जसदेव को यह बात अच्छी नहीं लगी। मानो के स्थान पर सूबे सिंह के पास जसदेव चला गया। जसदेव को देखकर सूबे सिंह क्रोध में आ गया। उसने उसे बहुत मारा। उस दिन की घटना से सूबे सिंह भी सहम गए थे। मानो और सुखिया को जसदेव पराए शहर में अपना लगने लगता था। अब वो दो ही जने जो अलग अलग शहर से आए हैं और साथ में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हो जाता ना, भाईचारा बन जाता। मानो जसदेव के लिए खाना लेकर जाती थी। जसदेव ब्राह्मण होने के कारण उसके हाथ की रोटी नहीं खाता था, क्योंकि रुआती इससे हुई थी ना, उसकी जाति, वह उसकी जाति का नहीं था। मानो उसे कहती थी कि वह जब वह उसके लिए मार खा सकता है, अच्छा, कि जब वो उसके लिए मार खा सकता है, जसदेव को मारा ना उसने, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारा किसके लिए, एक छोटी जाति वाले के लिए, तो कहते तो तुम मेरे हाथ की बनी रोटी क्यों नहीं खा सकते, ठीक है ना। उसे लग रहा था कि जिन स्थितियों में उसे गांव छोड़ना था, वह स्थिति यहाँ पर भी थी। सूबे सिंह ताकतवर आदमी था, वह कभी भी कुछ भी कर सकता था। अगले दिन असगर ठेकेदार जसदेव को उनके मामले में ना पड़ने की सलाह देता है, जिसे जसदेव मान लेता है। सूबे सिंह सुखिया और मानो को तंग करने लगता है। उसने सुखिया से सांचा छीनकर जसदेव को दे दिया। सुखिया को मोरी के काम पर लगा दिया। मानो डरने लगी थी। उनकी मजदूरी छोटी छोटी बातों पर कटने लगी थी। होता ना, जब आपसे कोई, तुम्हारे टीचर भी करते ना स्कूल में, अगर वो तुमसे ऐंठ गई तो तुम कितना भी अच्छा आंसर लिख दो, फिर वो तो नंबर कट नहीं होते, ठीक है। जसदेव भी मानो हुक्म चलाने लगा था। एक दिन मानो ने पाथी ईंटों को सूखने के लिए आड़ी तिरछी जालीदार दीवारों के रूप में लगा दिया। वह अगले दिन सुबह जल्दी ही काम पर गई थी। वहां पहुंचकर देखा तो ईंटें टूटी पड़ी थी। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सब इकट्ठे हो जाते हैं। सबको मालूम है कि किसने किया है, लेकिन कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि समृद्ध और ताकतवर जो लोग हैं ना, उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, आज भी नहीं करता। टूटी ईंटों को देखकर मानो को लग रहा था जैसे उसका पक्का मकान बनाने का सपना भी टूट गया। असगर ठेकेदार ने भी उसे टूटी ईंटों के पैसे देने से इनकार कर दिया। सुखिया और मानो दोनों बुरी तरह टूट गए। दोनों वहां से अगले काम के लिए निकल पड़े। भट्टा भी उन्हें अपनी खानाबदोश जिंदगी का एक पड़ाव लग रहा था। मानो लग रहा था कि जसदेव उन्हें रोक लेगा। जसदेव के चुप रहने से उनका वो भरोसा भी टूट गया। टूटे हुए सपने के कांच उनकी आंखों में आंसुओं की तरह चुभ रहे थे। वह एक दिशाहीन यात्रा के लिए निकल पड़े। ठीक है, थैंक यू।